नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। राशन घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी मंत्री पर धावा बोला। इस दौरान आपको बता दें कि 20 घंटे की लंबी पूछताछ और 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद इस राशन घोटाले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को गिरफ्तार कर लिया। और इस गिरफ्तारी के बाद लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिला। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने कहा कि ज्योतिप्रिया जो है उनको उन्होंने कहा कि ज्योतिप्रिया मलिक को जो है शुगर है, डायबिटीज है, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं ईडी के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराऊंगी। और इस तरीके से बयानबाजी की गई। तो अब बीजेपी की तरफ से भी इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गई। इस मामले पर सुकांत मजूमदार जो है बीजेपी नेता, उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर घोटाला किया है तो फिर उसकी सजा तो मिलेगी। क्या घोटाला करने से पहले डायबिटीज है कि नहीं है, ये पूछकर घोटाला किया था, क्या कह रहे हैं और सुकांत मजूमदार, जरा नजर डालिए। देखिए, ज्योतिप्रिया मलिक का अरेस्ट होना तय था कि बहुत पहले से ही सबको पता था कि कैसे पीडीएस का पैसा लेकर, राशन लेकर, सामग्री लेकर कैसे तस्करी हुआ है। और ममता बनर्जी जो कह रही है नया कोई नहीं, इससे पहले भी अफसर को बचाने के लिए वो धरने में बैठी है। चोरों के ऊपर उनका बहुत बड़ा सहानुभूति है। और वो बोल रहे हैं कि ज्योतिप्रिया मलिक का डायबिटीज़ है। तो क्या जिनका डायबिटीज़ है उनके ऊपर हम ये दायित्व दे दें कि वो चोरी करें, उनको चोरी करने का अधिकार मिल जाए। और उसके साथ उन्होंने जो बताया कि ईडी सीबीआई पे वो केस करेंगे, तो उनको करना है तो करने के लिए बोलिए। अगर डर क्यों है इतना? अगर डर नहीं है, अगर चोरी नहीं किया है तो ईडी सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो जैसे कि आपने सुना कि सुकांत मजूमदार द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरीके के घोटाले करने की अब जो है सरकार को आदत लग चुकी है। घोटाले करने से पहले पूछते नहीं है तो क्या अब उनको डायबिटीज है तो घोटाले करने की उनको आजादी मिल जाती है? क्या ऐसा होता है कहीं पे? तो वही दूसरी तरफ इस मामले पर अग्निमित्रा पॉल द्वारा, जो बीजेपी नेता है अग्निमित्रा पॉल, उनके द्वारा भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। क्या कुछ कह रही है अग्निमित्रा, जरा नजर आइए। आज अनिल वर्मा, सेक्रेटरी ऑफ दिस फूड डिपार्टमेंट, उनको वो भी प्रश्न उठाए थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। आज कोरोना का टाइम में ये एक्स मिनिस्टर फूड डिपार्टमेंट के ज्योतिप्रिया मलिक के वाइफ के अकाउंट में 3 करोड़ रुपया कहां से आया? उनका जो बेटी जो ट्यूशन करती है उनका अकाउंट में 2 करोड़ रुपया कहां से आया? आज मां सरस्वती भी ट्यूशन अगर करती तो इतना पैसा नहीं मिलती। आज टीएमसी का नेता लोग बाकिबुर रहमान जैसा, जिसका 2012 से इतना प्रॉपर्टी है, 100 करोड़ का प्रॉपर्टी, और जो एकदम क्लोज एट ऑफ ज्योतिप्रिया मलिक, कहां से ये प्रॉपर्टी आया? कहां से इतना फ्लैट, दुबई में फ्लैट, इतना सारा प्रॉपर्टी कहां से आया? ये तो प्रश्न चिन्ह आता है। आज उनका जो सेक्रेटरी, ज्योतिप्रिया मलिक का जो पर्सनल असिस्टेंट सेक्रेटरी अमित दे, वो एक बुक बाइंडिंग का काम करता था। वह तीन ठो फ्लैट उनका नाम में कहां से आया? तो इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना है, क्योंकि मुख्यमंत्री, ये पूरा मिनिस्टर का हेड है मुख्यमंत्री। उनको मालूम नहीं था? टीचर स्कैम का जो स्कैम हुआ वो उनको मालूम नहीं है। खाद्य डिपार्टमेंट का जो स्कैम है वो उनको मालूम नहीं है। वो तो चीफ मिनिस्टर बैठे क्यों है? आप रिजाइन करके घर में बैठ जाइए। लेकिन सिर्फ रिजाइन करने से नहीं होगा, मुख्यमंत्री का भी इंटरोगेशन चाहिए ज्योतिप्रिया मलिक के साथ साथ। करे, एफआईआर करे। जो करोड़ों गरीबों का जो मौत हो रहा है खाना नहीं मिलने के लिए, तो उनका क्या, उनका कौन सुनेगा? आज ज्योतिप्रिया मलिक को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको तो, मुख्यमंत्री को तो शर्म आना चाहिए। आज ये पूरा जो स्कैम हुआ है उसका दाय मुख्यमंत्री को लेना होगा। और अगर ये नाटक वो कर रही है ना, तो सादा साड़ी और हवाई चप्पल का नाटक बहुत हो गया है, बहुत हो गया है ये सिंपैथी का नाटक। अगर आपको कुछ बोलना है जाइए अदालत जाके बोलिए, लेकिन गरीब लोगों का आप खून चूसे है, खून, खाना नहीं मिलता है, करोड़ों रुपया का स्कैम हुआ है। अभी आप ज्योतिप्रिया मलिक का उनका ये हो जाएगा, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सब बोल रहे। ममता बनर्जी का पहले इंटरोगेशन होना चाहिए। आने वाला समय में ममता बनर्जी का कैबिनेट का जो मीटिंग है वो तिहाड़ जेल में बैठेगा, अब बाहर में नहीं बैठेगा। अब सारा ये लास्ट 21 दिन में
3 मंत्री का रेड हुआ है, एक अभी अरेस्टेड। अब आगे में आप देखते जाइए, ये जो माँ माटी मानुष का जो सरकार जो इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं कि गरीबों का सरकार है, ये गरीबों का सरकार है। करोड़ों का स्कैम, करोड़ों का चोरी, अपना डेवलपमेंट। सिर्फ एगिए बांग्ला बोलते हैं, लेकिन एगिए टीएमसी का नेता लोग, बांग्ला का लोग एगिए नहीं, भूखे मर रहे, बाहर राज्य में जा रहे, और एगिए सिर्फ अपना टीएमसी का मंत्री, टीएमसी का नेता, टीएमसी का कर्मी, और इसका पूरा दाय मुख्यमंत्री को देना है। অ্যারেস্ট তো করাই উচিত। আমরা তো ভাবছিলাম অ্যারেস্ট করবে, এটা তো অনেকদিন আগেই করা উচিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী জানতেন না? 3টে তো এফআইআর হয়েছিল নদিয়াতে, নদিয়ার কোন থানাতে, এই মিনিস্টারের বিরুদ্ধে, এই এক্স মিনিস্টার ফুড ডিপার্টমেন্টের জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে, এই ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে। কেন পুলিশ মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কোনো অ্যাকশন নেননি? কেন পুলিশ চুপ ছিল? 75-25-এর টাকা চলে গেছিল নাকি কালীঘাটে, তাই চুপ হয়ে গেছিলেন? আমরা তো প্রশ্ন উঠাবো, 3 কোটি টাকা করোনার সময় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বইয়ের অ্যাকাউন্টে কোথা থেকে ঢুকলো? 2 কোটি টাকা ওনার মেয়ের অ্যাকাউন্টে কোথা থেকে ঢুকেছে? আমরা তো প্রশ্ন করব। ওনার মেয়ে তো সামান্য টিউশন করে। মা সরস্বতীও যদি টিউশন করতে বেরোয়, তাহলেও মা সরস্বতী এত টাকা তুলতে পারবে না ওনার মেয়ে যা টাকা তুলেছে। আজকে ওনার আত্মসহায়ক অমিত দে একটা সামান্য বাইন্ডিং এর দোকানে কাজ করতো, আজকে তার 3খানা ফ্ল্যাট। আজকে টিএমসির নেতা বাকিবুর রহমানের মতো, যার 2012 থেকে যার উত্থান, রাইট হ্যান্ড অফ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, 100 কোটি টাকার মালিক কোথা থেকে হয়? আজকে বাংলার মানুষের চাকরি নেই, খাবার নেই, বাড়ি নেই। আজকে এই সব লোকেদের ফুলে ফেপে উঠেছে 2012 থেকে, কোথা থেকে এলো? এর তো ইনভেস্টিগেশন হওয়া দরকার। এবং মুখ্যমন্ত্রী সবকিছু জানেন। ওই সাদা শাড়ি আর হাওয়াই চটির পিছনে আর নাটক করবেন না মমতা ব্যানার্জি, আর নাটক করবেন না। কালকে আপনি প্রেস কনফারেন্স করেছেন তার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অসুস্থতা নিয়ে, কই একটা কথা তো বললেন না মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে। মহুয়া মৈত্র যে আজকে আমাদের ভারতবর্ষের সিকিউরিটি নিয়ে ছেলে খেলা করেছে, কই তার কথা তো বললেন না। মহুয়া মৈত্র আজকে দামি দামি ব্যাগ, জুতো, পারফিউম, টাকা, ঘুষ নিয়েছে, তার কথা বললেন না তো। সুতরাং মমতা ব্যানার্জিকে বলবো, নাটক করবেন না, যদি বলার থাকে আদালতে যান। तो जैसा कि आपने सुना, अग्निमित्रा पॉल कह रही है कि सब पूरे मामले में ममता बनर्जी से भी, जो मुख्यमंत्री है उनसे भी इंट्रोगेशन होना चाहिए, क्योंकि कई सारे घोटाले हो गए। शिक्षक भर्ती घोटाला हो गया, अब राशन घोटाला हो रहा है, गरीब लोग मर रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, इनके मंत्री जो है घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ज्योतिप्रिय मलिक ने कुछ किया ही नहीं, उनकी पत्नी के कोरोना के वक्त में उनकी पत्नी के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए कैसे आए, उनकी बेटी जो ट्यूशनिंग करती है उसके अकाउंट में 2 करोड़ कैसे आ गए, इनका जो पीए है जो पहले बुक बाइंडिंग का काम करता है, इनका जो पर्सनल असिस्टेंट है बुक बाइंडिंग का काम करता था, आज 3-3 फ्लैट उसके पास कैसे हैं, दुबई में इनके पास इतने सारे फ्लैट्स कैसे हैं, कोलकाता में इतने सारे इनके पास फ्लैट्स कैसे, जब घोटाला किया ही नहीं है, अगर ये क्लीन इनको लगता है कि चीजें हैं तो फिर जांच करने दे, जांच से क्या तकलीफ है। इसके बाद जो है अग्निमित्र पॉल ये भी कहते नजर आई कि ममता बनर्जी जो है उन्हें सब चीजों की जानकारी है, वो सफेद साड़ी और एक चप्पल पहन के जो ढोंग रचती हैं, अब लोगों को सब समझ में आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सारी चीजें चल रही है और मुख्यमंत्री को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। मुख्यमंत्री इस बात से बिल्कुल अनजान, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उन्हें कोई आइडिया ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहीं इसी के साथ बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी ममता सरकार पर इस मामले को लेकर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है दिलीप घोष जी ने, जरा सुनिए। नहीं होना था, पहले भी होना था। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক অ্যারেস্ট হবেন এটা সবাই জানতো, মমতা ব্যানার্জিও জানতেন, আর এটা আগেই হওয়া উচিত ছিল। অনেক বড় দুর্নীতি উনি করেছেন, রেশন কেলেঙ্কারি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, কোর্ট কাচারি হয়েছে, এবং গত 3 বছর ধরে কেন্দ্র সরকারের পাঠানোর রেশন প্রতি ব্যক্তি 1 কিলো ডাল আজ পর্যন্ত বাংলায় একজন লোকও পায়নি। কেন পায়নি, কোথায় গেছে? আমি জঙ্গলমহলের কথা বলছি, আদিবাসী পরিবার, গরিব পরিবারকে 3 কিলো 4 কিলো চাল দেওয়া হয়, 5 কিলো চালও দেওয়া হয়নি। সব জায়গায় লুট, 100 টাকা 102 টাকা কিলো চালে সেখানেও ঘাপলা। আর ধান কেনা থেকে চাল দেওয়া, রাইস মিল থেকে আর চাল কেনা, সব জায়গায় ঘাপলা। কেবল কাগজ চালাচালি হয়, কোনো টাকা পয়সা বা চাল ডাল যায় না, ধান চাল যায় না, পুরোটা লুট হয়। 1000 কোটি টাকা বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে ভালো চাল, উড়িষ্যায় চলে যাচ্ছে, আর পচা চাল যেটা গরুতে খায় না এটা বাংলার লোককে খাওয়ানো হয়। এটা তো বহুদিন চলেছে। আর এর সবকিছুর মূলে হচ্ছেন উনি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, এবং তিনি যার কথা এইসব কাজ করছেন উঙ্গুরি হিলনে, সেখান পর্যন্ত যাওয়া উচিত সিবিআই ইডিকে, কারণ টাকাটা ওখানেই যায়। মহুয়া মৈত্র যেটা করেছেন খুবই গর্হিত কাজ করেছেন, ভারতীয় গণতন্ত্রের মন্দির পার্লামেন্টকে অপমানিত করেছেন, তার গরিমাকে নষ্ট করেছেন।
একজন পার্লামেন্ট, যেখানে নূতন পার্লামেন্ট শুরু হলো, মহিলাদের 33% সংরক্ষণ দেওয়া হলো, এটা একটা গর্বের বিষয়, মহিলাদের সম্মানের বিষয়। একজন মহিলা এমপি আর এই ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছেন, দেশের সংবিধান গণতন্ত্রকে অপমান করছেন, সেজন্য তার সাজা হওয়া উচিত। আর কমপ্লেন হয়েছে, তথ্য আছে, যাকে দিয়েছিলেন তারা স্বীকার করেছে যে আমরা ব্যবহার করেছি, দুর্ব্যবহার, অসদ্ব্যবহার করেছেন, এটা অপব্যবহার করেছেন, সেই জন্য তার সাজা हवा उचित एवं विचार हवा उचित। एक आखिरी सवाल है, जो आज आपकी कमेटी की मीटिंग उन्हें अडॉप्ट करना है 3 कानूनों को, क्या करना है? देखिए, देश में ऐतिहासिक कानून बनने जा रहा है, आईपीसी, सीआरपीसी, ये ब्रिटिश जमाने का 160 साल 150 साल पहले का कानून है और ये बदलना चाहिए, बदल रहा है। और मुझे लगता है कि देश की एक आह्वान है, माननीय गृहमंत्री जी और सरकार ने पूरा प्रयास किया, 4 साल से प्रयास चल रहा है, मुझे लगता है वो समय आ गया है। और माननीय चेयरमैन राज्यसभा स्टैंडिंग कमेटी होम को एक जिम्मेदारी दिया था और माननीय हमारे चेयरमैन ने पूरा समय दे करके विशिष्ट लोगों को बुला करके उनकी प्रेजेंटेशन लेकर के ये रिपोर्ट तैयार की है। नाम सहमत हो जाएगा, नाम पे सहमत हो जाएगा? नाम की चर्चा केवल समय खराब करने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कानून होने वाला है, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है, इसलिए अलग अलग प्रकार का अड़ंगर डाल के तो समय बिताने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे। लेकिन कमेटी ने पूरा निष्ठा के साथ काम करके रिपोर्ट तैयार किया है, समय पर लोकसभा में जाएगा और समय पर ये बिल भी पारित हो जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, दिलीप घोष जी का भी यही कहना है, उनका भी यही कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार अब घोटालेबाज सरकार हो गई है। लगातार घोटाले जो है इनके द्वारा किए जा रहे हैं और इस घोटाले का कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं। उसके बाद उनके एक्सपेक्टेशंस ऐसे होते हैं कि घोटाले पर कोई कार्रवाई भी ना हो, और जब कोई कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि बीजेपी ने इनके खिलाफ ये कार्रवाई करा दी, ईडी सीबीआई को उनके खिलाफ छोड़ दिया। बट जो असलियत है, जो असल बात है, उसकी जानकारी आज के वक्त में सभी को है। यही नहीं, बीजेपी के नेता मोजिंदर सिंह सिरसा हो, उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। देखिए, आजकल जितने ही करप्शन करके करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं, जब घर से पैसे मिलते हैं कहते हैं जी कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारे घर से मिल गए, फिर जब अरेस्ट होते हैं कहते हैं जी कॉन्स्पिरेसी के तहत हमें अरेस्ट कर दिया गया। अभी तीसरी बात भी ये कहेंगे, वो ये है कि जी बीजेपी हमें दबाव डाल रही है कि हम बीजेपी में आ जाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे, पर हम आएंगे नहीं। ये आजकल केजरीवाल की किताब पढ़ते हैं सब लोग और फिर उसमें से जवाब निकाल के देते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर सबसे कुछ सक्सेसफुल किताब है लूट कसूट करने के बाद बचना कैसा है, तो अरविंद केजरीवाल की, आजकल वही सब पढ़ते हैं। तो सभी के डायलॉग सेम है, कॉन्स्पिरेसी, मुझे पार्टी ज्वाइन करने को कह रहे हैं, लूटना बंद करो, ईडी तुम्हारे घर आना बंद कर देगी। तो जैसा कि आपने मोजिंदर सिंह सिरसा को भी सुना, उन्होंने शॉर्ट और आपके ये छोटे शब्दों में ही बड़ी बात कह दी कि ये घोटाले हैं, इनकी आदतें बन गई है कि घोटाले करना है, और जब घोटाले पर कार्रवाई हुई तो इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप जो है लगाने का इनका काम बन गया। बीजेपी के नेता दुष्यंत कुमार का भी इस पर बयान है, दुष्यंत गौतम जी भी कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए। देखिएगा, जो भी संवैधानिक संस्था कर रही है अपने नियम और कानून के हिसाब से कर रही है। उन्होंने गुनाह किया है, सारे प्रूफ एथिक्स कमेटी के पास पहुंच के उनको बुलाया जाएगा, उसकी छानबीन की जाएगी और जो सजा निर्धारित होगी संविधान के अनुसार वो सजा दी जाएगी उनको। सभी लोग कहते हैं, गुनाहगार सभी शुरू में ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे साथ अन्याय होता है, लेकिन जो प्रूफ मिलते हैं, वो सबूत मिलते हैं, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पाते। अनेकों के नेता पहले बहुत बोलते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं जमानत तक भी नहीं मिलती है उनको। इससे क्या मतलब है, संवैधानिक संस्थाएं अच्छा काम कर रही है। जी सर, जिन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरह भी सर्व किया है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं पर्सनली, लेकिन जो उन्होंने फार्मर्स के साथ किया वो सही नहीं किया। देखिए, मोदी जी की एक खासियत है, वो अच्छी बात की अच्छी बड़ाई भी करते हैं। वो कभी भी इन कामों के अंदर राजनीतिक दल किस पार्टी से कैसे अच्छे कामों की बड़ाई करते हैं, लेकिन देश के नुकसान के लिए आगाह भी करते हैं। वो ये उनका बड़प्पन है और लोगों को समझना चाहिए कि आप अच्छाई के अंदर गुनाह नहीं कर सकते। जी, जो है भारत बोल के उन्हें पढ़ाना चाहिए, उसका एक प्रपोजल डाला था जिसके लिए पहले केरला थीएम ने बोला कि एक्सेप्टेबल नहीं है, संघ का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया भारत में, लेकिन ये जो है फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। देखिए, उनको समझ नहीं है, संघ तो 1925 में आया है, उससे पहले भारत लिखा जाता रहा है, भारत माना जाता है, भारत ही है। लेकिन किस प्रकार के, क्योंकि उनको राजनीति करने दे, संघ का नाम लाना है, भाजपा का नाम लाना है, लेकिन आत्मीयता जो जुड़ी हुई है देश के नागरिकों की, वो भारत के साथ ही जुड़ी हुई है। जी सर, प्रियंका गांधी वैसा अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं जिसे कुचला ना गया हो, ऐसी कोई मर्यादा नहीं जिसे तार ना किया गया हो, ऐसा कोई कायदा नहीं जिसकी धज्जियां न उड़ाई गई हो। इंसानियत कब जागेगी, कितने जनों के बाद जागेगी,
कितने बच्चों की बलि के बाद जाएगी? क्या मनुष्य होने की चेतना बची है या कभी नहीं बची थी? मुझे लगता है कि ये उनका जो है एक मानवता भरा संदेश अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक प्रेरित लगता है। किस प्रकार से वो आतंकवादी संगठन के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। हमास एक आतंकवादी संगठन है, उनको इसकी वर्णन करने से पहले वो भी वर्णन करना चाहिए था। पहली बार 5000 रॉकेटों से उन्होंने आक्रमण किया था। ये बेगुनाह लोग जो अपना फंक्शन कर रहे थे और उसके अंदर उनके साथ गोलीबारी बंदूक तान कर उनको अगवा किया गया, बच्चों का कत्ल किया, गर्दन काटी गई, महिलाओं को बलात्कार किया गया, वो भी उनके संज्ञान में रहना चाहिए कि राजनीतिक पहलू ही माइंड में रहेगा तो देश को खतरा होता है इससे। जी सर, एक आप कुछ करने के अभी देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है दिल्ली। हर तरह का पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन, गैस का पोल्यूशन, अनेक पोल्यूशन है, लेकिन वक्तव्य देकर, भाषण देकर, प्रेस कर इसलिए 2-3 महीने निकाल लेते हैं, फिर उनको शांति से लगती है। लेकिन उसमें जो कदम उठाने चाहिए वो कदम नहीं उठाते, खाली आईवास करते हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता सचेत हो चुकी है। आज सब कुछ जानते हैं कि ये लोग बोगस लोग हैं और किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, खाली भाषणबाजी करते हैं, चेहरा दिखाने का काम करते हैं, ये जनता समझ चुकी है। तो जैसा कि आपने सुना, पक्ष के तो नेता हैं ही, जो पक्ष आप कह सकते हैं कि बीजेपी के हैं, जो इस मामले को लेकर लगातार ममता सरकार को घेर रही हैं, अपनी तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और इसमें यह भी मांग कर रही है कि इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी पूछताछ होनी चाहिए। ममता बनर्जी को भी इस मामले में उनसे भी सवाल जवाब किए जाने चाहिए। ममता बनर्जी को भी इस मामले पे अपनी राय जो है वो रखनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब विपक्ष जो है, जब ईडी सीबीआई की रेड होती है तो ये एक साथ नजर आते हैं। तो इसमें अब अगर आप देखेंगे तो आरजेडी, जदयू सभी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। तो आपको बता दें कि जदयू के प्रवक्ता है अभिषेक झा, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। देखिए, इसमें नया क्या है? देश तो लगातार एक ट्रेंड देख रहा है कि ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, ये कार्रवाई किनके खिलाफ करते हैं? सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए। तो सुनियोजित एक साजिश है केंद्र की सरकार के दबाव में, और ये सोचते हैं कि विपक्ष के नेताओं को डराकर आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो जैसा कि आपने अभिषेक झा जी को सुना, प्रियंका चतुर्वेदी को भी सुन लीजिए। उनका कहना है कि इस तरीके से जब भी लोकसभा चुनाव सर पर आते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव है, तो उससे पहले ये ईडी और सीबीआई की रेड होने लगती है। जरा सुनिए और क्या कुछ कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी जी। आई एम नॉट सरप्राइज्ड विद ऑल द अरेस्ट एंड ऑल द प्रोएक्टिव मेजर्स दैट ईडी इज सडनली टेकिंग, बिकॉज 2024 इलेक्शंस आर नियर एंड द मोस्ट डिपेंडेबल allies दैट भारतीय जनता पार्टी हैज आर नॉट द NDA partners. The only dependable allies they have these days are the ED, IT and the CBI. And that is what is happening. You saw proactive measures taken in Rajasthan because they see a defeat imminent. It's unfortunate that political opposition and political opponents are being targeted in a manner in which it becomes difficult for them to be able to continue their fight. However, we are all determined that we will continue our fight despite and in spite of all the agencies being unleashed at us. तो जैसा कि आपने प्रियंका चतुर्वेदी जी को भी सुना, एक तरह से एक चीज समझ आई कि विपक्षी गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन जो है, जो ये कह रहा था कि हम लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ आए हैं, लेकिन इनका साथ जो है, इनका अगर आप कहेंगे एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करने का जो समय, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में ये अलग अलग पार्टी अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ेगी ना। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से ताल है, ना आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से ताल है। सब अलग अलग जगह पर अपनी अपनी चीजें लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक दूसरे पर निशाना भी साध रहा है, लेकिन एकजुटता जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सीबीआई, ईडी और आईटी की जब रेड होती है तब ये एक साथ एक दूसरे पर जो है, अगर आप कहेंगे, समर्थन करते हैं, एक दूसरे के लिए बयानबाजी करते हैं और उनको लगता है कि यही जो एकजुटता है दिखाने का समय है, क्योंकि पता है कि अगला नंबर उनकी भी पार्टी के लोगों का आ सकता है। घोटाला हुआ है राजस्थान में भी, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर ईडी की छापेमारी देखने के लिए मिली और एक दो कांग्रेस नेता थे, उनके यहाँ पर भी ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिली। दूसरी तरफ राशन घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की, 20 घंटे की लंबी पूछताछ और 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के बाद जो है बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, जिस मामले को लेकर अब बयानबाजियां काफी ज्यादा हो रही है और अब इस बयानबाजी के बीच में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए दोनों तरफ से मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।